नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वोकैब इम्प्रूवमेंट बैच की क्लासेस पिछले 3-4 दिन से नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। एक और नई क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ और ईडियम्स एंड फ्रेजेस ले रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ईडियम जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑल एंड सन्ड्री। ये जो ईडियम है दोस्तों, ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता है ऑल विदाउट एक्सेप्शन, कि सारी चीज़ें जो हैं वो उनको अपन इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी को छोड़कर या बिना किसी अपवाद के, बिना किसी को छोड़े या बिना कोई अपवाद के सारी चीज़ों को इंक्लूड करना, उस चीज़ को बोला जाता है ऑल एंड सन्ड्री। हमने एक सेंटेंस भी लिया है यहाँ सिंपल सा, ही गेव स्वीट टू ऑल एंड सन्ड्री, कि उसने जो है मिठाई सबको दी या सबको बांटी बिना किसी एक्सेप्शन के, मतलब किसी को बिना छोड़े या किसी को ना दी हो, ऐसा नहीं है। उसने सबको जो है मिठाई बांटी बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी को छोड़े या बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों, इसको याद रखने का जो ट्रिक है, इसको याद रखने की जो ट्रिक है दोस्तों, वो बहुत आसान है। आप इसको ऑल से याद रख सकते हैं। ऑल का मतलब क्या होते हैं? ऑल का मतलब होता है सारे। ऑल का मतलब जो है वो कंप्लीट के सेंस में होता है। ऑल का अर्थ जो है वो पूर्ण के संदर्भ में होता है। तो जैसे ही ऑल एंड सन्ड्री ईडियम आए तो ऑल से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई इसके अंदर अपने को सबको इंक्लूड करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। आई होप आपको ये ईडियम याद हो गई है। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर है एट अ लो एब। दोस्तों, एट अ लो एब का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, डिक्रीजिंग, मतलब किसी चीज़ का कम होना, किसी चीज़ का कम होना। यहाँ पर ने एक सेंटेंस भी बनाया है दोस्तों, हिज पॉपुलैरिटी इज़ एट अ लो एब, कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोकप्रियता। पॉपुलैरिटी का मतलब क्या होता है? लोकप्रियता, कि उसकी जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, घटती जा रही है। दोस्तों, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? एट अ लो एब को याद रखने का ट्रिक क्या है? दोस्तों, इसको याद रखना बहुत आसान है। लो से याद रख सकते हैं अपन। लो का मतलब क्या होता है? कम। और ये जो वर्ड है लो, इसका अपोजिट क्या होता है? हाई। हाई का मतलब होता है किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है या अमाउंट है वो क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इसको लो से याद रख सकते हैं कि लो का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। तो एट अ लो एब जो मुहावरा है, ईडियम है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग, किसी चीज़ का कम होना। तो इसको लो से याद रखिए। लो का मतलब होता है कम, तो वहाँ से आपको डिक्रीजिंग याद आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ईडियम जो है अपनी स्क्रीन पर वो है टू बी एट वन। टू बी एट वन मतलब कि भाई हमारे पास ये व्यक्ति नंबर 1 है, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर व्यक्ति नंबर 2 है, फिर उसके बाद में ये यहाँ पर हमारे पास व्यक्ति नंबर 3 है। अब ये तीनों को अगर अपन मिला दें, अगर अपन 1 + 1 + 1 मतलब ये तीनों लोगों को मिला दें, यानी कि 1, 2 और 3 को मिला दें, तो ये सारे जो है मिल कर के क्या हो जाएंगे? ऑल, यानी कि सारे। अब ये तीनों आकर के जो है, अब ये तीनों आकर के जो है ये एक बिंदु पे मिल रहे हैं। तीनों आकर के क्या कर रहे हैं? ये एक बिंदु पे मिल रहे हैं। वही है टू बी एट वन, मतलब एक चीज़ पर आकर के तीनों मिल रहे हैं। तीनों के जो विचार हैं वो एक चीज़ पे आकर मिल रहे हैं, मतलब तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एग्री हो रहे हैं। तीनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? एग्री हो रहे हैं, अर्थात सहमत हो रहे हैं। तो अपन ने सेंटेंस क्या बनाया? ही वॉज एट वन विथ मी ऑल ऑन
ही वॉज एट वन विथ मी ऑन ऑल पॉइंट्स, कि सारे बिंदुओं पर वो मुझसे क्या हो रहा था, सहमत हो रहा था। ही जो है वो सारे बिंदुओं पर, सारे जो भी पहलू थे, सारे जो बिंदु थे, उन पर वो जो है मेरे साथ सहमत हो रहा था। ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों याद रखना बहुत आसान है, टू बी एट वन। टू बी एट वन को कैसे याद रखेंगे कि भी आप जो है 3-4 लोग हैं और सारे मिलकर के जो है एक बिंदु पर पहुंच रहे हैं। किस पर पहुंच रहे हैं, एक बिंदु पर पहुंच रहे हैं। मतलब सारे जो व्यक्ति हैं उनका जो विचार है, जो आइडिया है वो सेम है। तो अगर सबके विचार और आइडिया सेम है तो वो एक चीज़ पे क्या कर जाएंगे, एग्री कर जाएंगे, सहमत कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला ईडियम जो है यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है रीड बिटवीन द लाइन्स। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। इंपॉर्टेंट क्या, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि कई बार मैंने एग्जाम में ये देखा है, रीड बिटवीन द लाइन्स। दोस्तों रीड बिटवीन द लाइन्स का अर्थ होता है छुपे हुए अर्थ को समझना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ये अपने को लिखा हुआ है, फाइंड आउट द सीक्रेट मीनिंग। ठीक है, सीक्रेट मीनिंग भी आप बोल सकते हैं, कई बार जो है हिडन मीनिंग भी लिखा हुआ आता है, कि छुपे हुए अर्थ को समझना, छुपे हुए अर्थ को समझना, या आप बोल सकते हैं वास्तविक भाव को समझना। और अपन क्या बोल सकते हैं, वास्तविक भाव को समझना। और अपन क्या बोल सकते हैं, वास्तविक भाव को समझना। क्या बोल सकते हैं, वास्तविक भाव को समझना। अब यहाँ पर ने सेंटेंस बनाया दोस्तों, रीड बिटवीन द लाइन्स टू नो हिज रियल इंटेंशन, कि भाई जो उसने लिख के आपको दिया है उसके मुख्य जो है मकसद को, वो जो छुपा हुआ अर्थ है उसको समझने का प्रयास करिए, ताकि जो उसका जो रियल इंटेंशन है, मतलब उसका जो वास्तविक इरादा है उसको आप समझ पाएँ। वास्तविक इरादा जो है उसका वो आप समझ पाएँ। ठीक है, जैसे भाई आपको जो है मैंने कोई 10 पंक्तियाँ लिख कर दी, अब आपने पढ़ तो लिया उसको, लेकिन आप उसके भाव को नहीं समझ पाए। उसके अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व थी, जो हिडन चीज़ें थी, जो आपको लाइन पढ़ने से नज़र नहीं आ रही थी, उसके लिए आता है रीड बिटवीन द लाइन्स। तो दोस्तों इसको याद रखना बेहद आसान है। इसकी क्या ट्रिक हो सकती है, थोड़ा सा समझेंगे ट्रिक को। दोस्तों ट्रिक ये है कि आपने रीड यानी पढ़ा, बिटवीन मतलब बीच में, लाइन मतलब पंक्ति। तो पंक्तियां तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपने पंक्तियों के बीच में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब जो रियल भाव था, जो सीक्रेट था, उसको भी आपने पढ़ लिया। मतलब आपने छुपे हुए अर्थ को क्या कर लिया, समझ लिया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दोबारा मैं ट्रिक को रिपीट कर रहा हूँ, समझिएगा। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, रीड मतलब होता है पढ़ना, और लाइन मतलब पंक्तियाँ। तो जैसे मैंने आपको 10 पंक्तियाँ लिख कर दी, अब आपने पंक्तियों के साथ उस पंक्तियों के बीच में जो लिखा हुआ था, मतलब जो सीक्रेसी थी, जो रहस्य था, उसको भी पढ़ लिया, तो आपने छुपे हुए अर्थ को भी समझ लिया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो ईडियम है हमारा, ईडियम नंबर 6, सॉरी एक और रह गया है, 5वां। चौथा अपन ने पढ़ा, तो 5वां पहले पढ़ेंगे दोस्तों। 5th ईडियम है लुक ब्लैक एट समबडी। दोस्तों लुक ब्लैक एट समबडी का मतलब होता है किसी की तरफ गुस्से से देखना। लुक ब्लैक एट समबडी का मतलब होता है किसी की तरफ गुस्से से देखना। किसी की तरफ गुस्से से देखना जो है दोस्तों क्या कहलाता है, लुक ब्लैक एट समबडी कहलाता है। इस मुहावरे का अर्थ यह है किसी की तरफ गुस्से से या नाराजगी भरी नज़रों से देखना। सेंटेंस अपन ने क्या बनाया दोस्तों, ही लुक ब्लैक एट मी व्हेन आई डिसओबेड हिम, कि जब मैंने उसको डिसओबे किया। डिसओबे का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी की आज्ञा का पालन न करना। आज्ञा का पालन न करना, या अपन दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि भी किसी की बात नहीं मानना। तो जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो ही लुक ब्लैक एट मी। ठीक है, जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो ही लुक ब्लैक एट मी, मतलब उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा, नाराजगी से देखा। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। याद रखना बहुत आसान है दोस्तों, लुक ब्लैक एट मी। ब्लैक जो शब्द है दोस्तों वो नकारात्मकता का प्रतीक है, नेगेटिव है। तो आप जो है किसी की तरफ जो है ब्लैक
तो है लुक दे रहे हैं, मतलब आप जो है कहीं ना कहीं नकारात्मकता से संबंधित बात करना चाह रहे हैं, नेगेटिव बात करना चाह रहे हैं, तो लुक ब्लैक एट मी का मतलब हो गया कि भी किसी की तरफ जो है गुस्से से देखना, नाराज़गी से देखना। तो उसको जो है ब्लैक से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि भाई आप जो है किसी से नाराज़ हैं, गुस्से हैं, तो आप जो है उसको क्या दिखा रहे हैं, काला कपड़ा या दिखा रहे हैं या काला झंडा। अक्सर राजनेताओं की रैलियां होती हैं, ठीक है, लेकिन जिस राजनेता से क्षेत्र के लोग नाराज़ होते हैं तो वो उसे काले झंडे दिखाते हैं। तो काले झंडे दिखाने का है कि वो जो ब्लैक कलर है वो नेगेटिविटी का प्रतीक है कि भाई हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपसे गुस्सा हैं, आपने हमारे जो भी हमने उम्मीदें आपसे पाली थी वो आपने जो है उस पर आप खरे नहीं उतरे। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब भी कोई नाराज़ होता है और वो अपना जो गुस्सा होता है वो किससे दिखाता है, ब्लैक कलर से दिखाता है, काले रंग से दिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ईडियम याद हो गई है। और अब हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, ईडियम नंबर 6 है ब्लैक टाइडिंग्स। ब्लैक टाइडिंग्स का मतलब क्या है दोस्तों, सैड न्यूज़ कॉजिंग डेस्पेयर, कि भाई कोई ऐसी दुखद खबर। ब्लैक टाइडिंग्स का मतलब होता है दोस्तों दुखद खबर, कोई दुख की खबर है, कॉजिंग डेस्पेयर जो कि क्या उत्पन्न कर रही है, निराशा, पीड़ा। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर कोई ऐसी खबर है जो जिसमें आपको कोई दुख की अनुभूति हुई है तो वो निराशा और पीड़ा को ही जन्म देगी। सेंटेंस हमने बनाया, ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ ब्लैक टाइडिंग्स व्हेन ही वोक अप, कि जब वो नींद से जागा या जब वो उठा तो उसे जो है वो दुख भरी घटना या दुख भरी खबर जो है वो बताई गई। ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ ब्लैक टाइडिंग्स व्हेन ही वोक अप, कि जब वो जागा तो उसे दुखद घटना या दुखद जो खबर थी उसके बारे में बताया गया। दोस्तों याद रखना बहुत आसान है। अभी मैं आपको बता रहा था कि ब्लैक जो है ये नेगेटिविटी का प्रतीक है, नकारात्मक का प्रतीक है। तो ब्लैक टाइडिंग्स से आप याद रखिए कि भाई कोई बुरी चीज़ है, ख़राब न्यूज़ है, दुख वाली न्यूज़ है, पीड़ा वाली न्यूज़ है। दोस्तों आगे चलते हैं। ईडियम नंबर 7 जो है वो अब हमारी स्क्रीन पर है, डाउन इन द माउथ। दोस्तों डाउन इन द माउथ का मतलब होता है आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स जो है ये खुद एक ईडियम है, अभी आगे आएगा भी। बाकी डाउन इन द माउथ एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है दोस्तों निराश होना। आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब होता है दोस्तों निराश होना, ऊर्जा में कमी होना। इसका एक मीनिंग ये भी आ सकता है ऊर्जा में कमी होना, मतलब आप जो है वो ऊर्जावान नहीं प्रतीत हो रहे हैं, दुखी से प्रतीत हो रहे हैं, निराश से प्रतीत हो रहे हैं, तो उसके लिए आता है डाउन इन द माउथ, आउट ऑफ स्पिरिट्स। सेंटेंस सिंपल है दोस्तों, ही इज़ लुकिंग डाउन इन द माउथ टुडे। कभी कभी हम लोग जो है निराश होते हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही होती है, तो अक्सर लोग हमें कह देते हैं कि यार यू आर लुकिंग आउट ऑफ स्पिरिट्स टुडे, यू आर लुकिंग डाउन इन द माउथ टुडे, कि भी आज जो है आप बड़े दुखी से नज़र आ रहे हैं, नीरस से नज़र आ रहे हैं, आप में वो चमक नज़र नहीं आ रही, जो एनर्जी आप में होती है वो नज़र नहीं आ रही। तो दैट इज़ नोन एज डाउन इन द माउथ। दोस्तों याद करना बहुत आसान है, इसकी ट्रिक जो है मैंने आपको बताई है पहले भी, दोबारा बता देता हूँ। डाउन इन द माउथ का मतलब देखो, डाउन का मतलब होता है नीचे और माउथ का मतलब होता है मुंह, कि भाई आप जो है मुंह के बल, इसको इस तरीके से याद रखिए कि मुंह के बल गिर गए। क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है कि आप जो है मुंह के बल नीचे गिर गए, आप जो है मुंह के बल नीचे गिर गए, ठीक है। और इस तरीके से जब आपको देखा लोगों ने कि भाई आप जो है कहीं पे लड़खड़ा के मुंह के बल नीचे गिर गए, तो जब आपको लोगों ने देखा तो वो आप पे हंस रहे थे, और इससे जो है आपको बड़ी क्या हुई, निराशा हुई, आपको जो है बड़ा दुख हुआ और आप जो है बड़ा सैड सा फील करने लग गए। बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा दोस्तों। डाउन का मतलब होता है नीचे, माउथ का मतलब होता है आपका मुख या फेस। तो आप जो है मुंह के बल चल रहे थे और चलते चलते मुंह के बल गिर गए आप, और ये देखकर लोग हंसने लग गए और ये आप बड़े जो है इस पर निराश हुए, दुखी हुए। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। अगला ईडियम जो है वो हमारी स्क्रीन पर है, इन एबियंस। इन एबियंस का मतलब होता है दोस्तों इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, प्रतिबंध की स्थिति। सस्पेंशन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दें, तो प्रतिबंध की जो स्थिति होती है, प्रतिबंध की जो सिचुएशन होती है दोस्तों, इसके लिए अपन ईडियम बोलते हैं इन एबियंस। और यहाँ पर अपन ने सेंटेंस क्या बनाया, द न्यू लॉ हैज़ बीन केप्ट इन एबियंस, की जो नया कानून है,
जो नया कानून है उसको अभी प्रतिबंध की स्थिति में रखा गया है, उसको सस्पेंशन की स्टेट में रखा गया है, उसको अभी जो है लागू नहीं किया गया है। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं। इन एबियंस का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन, प्रतिबंध की स्थिति में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला ईडियम हमारी स्क्रीन पर आ गया है इन्स एंड आउट्स। दोस्तों इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है फुल डिटेल्स। हिंदी में अपन इसको बोल सकते हैं संपूर्ण विवरण। हिंदी में अब इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संपूर्ण विवरण। मतलब किसी चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, A to Z, किसी चीज़ की A to Z इंफॉर्मेशन आपके पास अगर मौजूद हो तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि यार आई हैव इन्स एंड आउट्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट और दिस वर्क। सेंटेंस आपने लिखा आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर, कि भी जो भी मुद्दा है, जो भी मैटर है, उसकी मेरे पास सारी डिटेल्स है, सारी जानकारी है। आई हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इट, दैट मीन्स इन्स एंड आउट्स। दोस्तों आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं इन्स एंड आउट्स को कि भाई इन और आउट जो है वो दो प्रेपोजिशन है, ठीक है। इन भी एक प्रेपोजिशन है, आउट भी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखिए कि भाई कोई भूल भुलैया है, ठीक है, कोई जो है भूल भुलैया है, इसका कहाँ से एंट्री है, कहाँ से आपको इसके अंदर जाना है और कहाँ से इसका एग्जिट है, बाहर जाना है, इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी है, आपके पास जो है फुल डिटेल है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इन्स एंड आउट्स कि दोस्तों कोई भूल भुलैया है, उसके अंदर कहाँ से आपको इन होना है, कहाँ से अंदर जाना है और कहाँ से आउट मतलब कहाँ से एग्जिट होना है, इस चीज़ की आपके पास पूरी जानकारी है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ईडियम नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। ईडियम दिया हुआ है दोस्तों इन राउंड नंबर्स। तो इन राउंड नंबर्स का मतलब होता है दोस्तों रफली। इन राउंड नंबर्स का मतलब होता है रफली, मतलब आसपास या लगभग। रफली का मतलब होता है आसपास या लगभग, लगभग या आसपास। दोस्तों मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं तो अक्सर ये पॉइंट हमारा आता है, जैसे आपके पास नंबर आ गया 5.416789, तो वो कई बार बोलते हैं मैथ्स में कि यार आप इसको राउंड फिगर में लिख दीजिए, तो राउंड फिगर में आप लिख देते हैं इसको जैसे 5.4। अब अगर ये 5 से ज़्यादा हो जाता है, जैसे इस तरीके से हो जाता है ये 5.61239 ऐसा कुछ, तो यहाँ पर ये 5 से ज़्यादा है तो अपन इसको राउंड ऑफ करके 5 को क्या कर देते, 6 कर देते, ठीक है। मैथ्स में अपन फाइनल वैल्यू देने के लिए कई बार ये प्रयोग करते हैं, तो आप उसको वहाँ से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं कि इन राउंड नंबर्स। राउंड नंबर्स का मतलब कि भी हमको रफली उसको आइडिया देना है। क्या, कैसा आइडिया देना है? रफली आइडिया देना है, लगभग बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, ठीक है। अब सेंटेंस अपन ने क्या बनाया, द कॉस्ट विल बी ₹500 इन राउंड नंबर्स, ठीक है। कि भाई जैसे आप कोई सामान खरीदने गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई शर्ट खरीदने गए हैं, तो उसकी जो कीमत है वो आपको जो है इस तरीके से बताई गई है 500.2319। तो दुकानदार आपको क्या बोल सकता है कि सर राउंड फिगर में शर्ट जो है वो आपको कितने की पड़ेगी, 500 की पड़ेगी, ठीक है, आप ऊपर का पैसा छोड़ दीजिए। इस तरीके से ही खुश करते हैं कस्टमर को दुकानदार। तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं दोस्तों, राउंड नंबर्स या राउंड फिगर में क्या होता है कि हम लोग लगभग जो है आंकड़ा लेते हैं, रफली एक आइडिया लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर की वहाँ पे अपने पास जानकारी नहीं होती। तो यही इन राउंड नंबर्स ईडीएम का मतलब है, रफली यानी लगभग अपन जो है वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ईडीएम आपकी याद हो गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, ईडीएम नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर, ऑन दी कार्ड्स। तो ऑन दी कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली। लाइकली का मतलब होता है दोस्तों संभवतः, संभवतया कोई चीज़ का होना, संभावना है किसी चीज़ की होने की, या कि भाई कोई चीज़ जो है होने की आशा है, उम्मीद है, इस तरीके से। तो ऑन द कार्ड्स, सेंटेंस आपने लिखा अ चेंज ऑफ द मिनिस्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स, कि भाई जो अपना मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसके अंदर बदलाव जो है उसके होने की संभावना है, पूरी पूरी उसके होने की पूरी पूरी संभावना है। इट इज़ लाइकली टू हैपन, ठीक है दोस्तों। याद रखना बहुत आसान है, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। क्या ट्रिक हो सकती है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे कार्ड से, कि भाई कार्ड छप गए हैं, किसके कार्ड छप गए हैं, शादी के कार्ड। तो शादी के कार्ड अगर छप गए हैं दोस्तों, तो शादी की पूरी पूरी क्या है, संभावना है। शादी की पूरी पूरी क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इट इज़ लाइकली टू हैपन।
इस तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। ऑन द कार्ड्स का मतलब कि लाइकली कोई चीज़ होने वाली है, संभावना है पूरी पूरी, तो कार्ड से इसको याद रखेंगे कि भी शादी के कार्ड छप चुके हैं और शादी होने की पूरी पूरी संभावना है। इस तरीके से इसको याद रख लेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ईडीएम नंबर 13 हमारी स्क्रीन पे आ गया है, ऑन द डॉट। ऑन द डॉट का मतलब होता है दोस्तों इन टाइम, समय के अंदर। इन टाइम का मतलब होता है समय के अंदर या समय के पहले। ठीक है दोस्तों, इन टाइम का मतलब होता है समय के पहले। सेंटेंस आपने क्या लिखा, ही इज़ नेवर मार्क्ड लेट इन हिज ऑफिस, कि वह कभी भी अपनी ऑफिस के अंदर जो है लेट नहीं गया है। ही रीचेज ऑफिस ऑन द डॉट, वो हमेशा जो है इन टाइम, मतलब जो भी टाइम अलॉट किया गया है ऑफिस के शुरू होने का, उसके पहले जो है वो ऑफिस पहुंच जाता है। दोस्तों याद रखना बेहद आसान है, डॉट से याद रखिए, ऑन द डॉट से, कि भाई हमारे पास जो घड़ी होती है, तो भाई जैसे आप इस तरीके से इसको समझिए कि 11 बजे जो है पहुंचने का समय है ऑफिस, और वो हमेशा ऑन डॉट, मतलब जो है 10:59 या 10:60 के ऊपर जो है, यानी लगभग जब 11 का समय हो जाता है तब वो जो है कहाँ पहुंच जाता है, ऑफिस पहुंच जाता है। ठीक है, 10:59 या 10:60 तो होना नहीं है, 10:59 के बाद सीधा क्या हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही वो डॉट जो है वो मिलेंगे, 11 बजने का टाइम होगा। ठीक है, 11 बजने की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो 10:59 से 10:60 यानी 11 होगा टाइम, वैसे ही वो जो है वो उसके पहले ही अपना जो है पहुंच जाता है। 11 बजे का टाइम है, लेकिन ही इज़ ऑलवेज एट ऑफिस ऑन 10:59, मतलब समय से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे इसको याद रखना बहुत आसान है। इसी तरीके से आप इसको याद रखें, ऑन द डॉट की भी डॉट पर आने से पहले ही, मतलब पूरा टाइम होने से पहले ही वो जो है पहुंच जाता है। ठीक है, अब इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना आप, ऑन द डॉट का मतलब कि भाई ऑन टाइम, क्योंकि भाई समय पे पहुंचने के लिए हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ऑन टाइम बोलते हैं, और समय से पहले के लिए होता है इन टाइम। तो ऑन द डॉट जो है वो इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब समय से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से, तो कहीं आप ऑन द डॉट का ये मत कर देना कि ऑन एग्जैक्ट टाइम या ऑन राइट टाइम, नहीं, समय से थोड़ा सा पहले की बात हो रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ईडीएम हमारी स्क्रीन पर है, आउट ऑफ स्पिरिट्स। अभी मैंने आपको बताया था डाउन इन द माउथ का, कि भाई मुंह के बल गिरे तो लोग हंसने लगे तो निराश हो गए। तो आउट ऑफ स्पिरिट्स उसका मीनिंग था। तो आउट ऑफ स्पिरिट्स का मतलब वही है कि आप निराश हैं, हताश हैं, दुखी हैं। ठीक है, ग्लूमी और सैड, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वही मीनिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आउट ऑफ स्पिरिट्स मतलब ग्लूमी और सैड, यानी उदास, हताश या फिर निराश। तो किसी चीज़ से को लेकर के दुखी होना, निराशा होना, उदासी होना, दैट इज़ नोन एज आउट ऑफ स्पिरिट्स। सेंटेंस क्या बनाया दोस्तों, ही वॉज आउट ऑफ स्पिरिट्स फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर हिज डिफीट, कि उसकी जो है किसी चीज़ में हार हो गई थी, और हार के बाद जो है वो कई दिनों तक ही वॉज आउट ऑफ स्पिरिट्स, वो जो है काफ़ी उदास था, निराश था। सीधी सी बात है भाई, अगर आप कुछ हार जाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको उदासी होगी, निराशा होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी। तो इस तरीके से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों स्पिरिट जो है, अक्सर आपने फिल्में देखी होगी, स्पिरिट जो है वो हमारी आत्मा के लिए बोला जाता है, जो हमारी सोल है उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आउट का मतलब होता है दोस्तों बाहर। आउट का मतलब एज अ प्रिपोजिशन अपन बाहर यूज़ करते हैं, और इनका मतलब अंदर। तो दोस्तों स्पिरिट जो है, या आपकी जो रूह है, जो आपकी सोल है, वो आउट कर ली गई है, मतलब जो बाहर निकाल ली गई है उसको। तो अब आपके अंदर पीछे क्या बचेगी, उदासी और हताशा, निराशा ही बचेगी। आपकी जो जान है, जो आपकी, क्योंकि भाई शरीर ये तो मिट्टी का है, अंदर जो अपना जो मेन आप बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो क्या है, वो आपकी आत्मा है, सोल है, स्पिरिट है। तो अगर आपके अंदर से आपकी रूह खींच लेंगे, स्पिरिट खींच लेंगे, सोल खींच लेंगे, तो पीछे कुछ बचेगा नहीं, तो पीछे केवल निराशा, दुख, पीड़ा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। दिस ट्रिक कैन बी यूजफुल फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन टू फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईडियम इज आउट ऑफ द वुड्स। दोस्तों आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है परेशानियों से आप जो है मुक्त हो गए हैं। आउट ऑफ द स्पिरिट्स को आप कहेंगे फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। तो आप बोल सकते हैं परेशानियों से, परेशानी से मुक्त हो जाना, परेशानी से मुक्त हो जाना,
कि आप जो है प्रॉब्लम्स से जो है बाहर आ गए हैं, प्रॉब्लम्स से जो है निकल के आ गए हैं, दैट इज़ नोन एज आउट ऑफ द वुड्स। याद कैसे करेंगे? जो वॉज सिक 2 weeks ago and we were very worried but now it looks like he is out of woods। कि जॉय जो है वो 2 हफ्ते पहले जो है बीमार था और हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ही इज़ आउट ऑफ वुड्स। अब जो है जॉय की तबीयत ख़राब नहीं है, तबीयत ठीक हो गई है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जॉय जो है वो परेशानियों से बाहर आ गया है, मुश्किल से बाहर आ गया है। दोस्तों याद रखने की इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मुझे मिली है, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। दोस्तों वुड्स जो वर्ड है, नाउन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि वुड्स जो है वो किसको बोला जाता है? फॉरेस्ट को बोला जाता है। हिंदी मीडियम छात्र जो है फॉरेस्ट को जंगल बोलते हैं, और हम लोग जानते हैं कि जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। तो जंगली जानवर होते हैं मतलब जंगल में क्या होता है? खतरा होता है। अब आउट का मैंने अभी आपको प्रेपोजिशन बताया था, आउट का मतलब होता है बाहर। तो आप जो है अब किससे बाहर निकल के आ गए हैं? जंगल से बाहर निकल के आ गए हैं। जंगल में क्या होता है? खतरा। तो अब आप खतरे से बाहर हैं। तो आउट ऑफ दी वुड्स मतलब यू आर आउट ऑफ ट्रबल, यू आर फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज। उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये जो ट्रिक्स हैं ये पसंद आ रही हों तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मुझे अच्छा लगे का, तो मैं और ज़्यादा आपके लिए प्रयास करूंगा और अगले सेशन में कुछ और ट्रिक्स आपके लिए सोचूंगा। दोस्तों चलते हैं अगले ईडियम की तरफ। अगला ईडियम है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है दोस्तों द मेन आइडिया या गिस्ट। जो दोस्तों मुख्य, किसी चीज़ का जो मुख्य संदेश होता है, या अपन बोल सकते हैं कि उसका जो मेन एलिमेंट होता है, उसका जो आप बोल सकते हैं कि उसका जो निचोड़ होता है, उसका जो किसी भी चीज़ का जो निचोड़ होता है, दैट इज़ नोन एज दोस्तों सम एंड सब्सटेंस। मेन आइडिया ऑफ समथिंग, गिस्ट ऑफ समथिंग। तो सेंटेंस आपने लिखा द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज ट्रू लव सस्टेंस। कि ये जो कविता है इसका जो मुख्य विचार है, मुख्य संदेश है, जो निचोड़ है वो ये है कि ट्रू लव, सत्य जो प्रेम है, सच्चा जो प्रेम है वो हमेशा सस्टेन करता है। सस्टेन करता है मतलब हमेशा रहता है, हमेशा टिका रहता है, वो कभी जो है ख़त्म नहीं होता। परेशानी आती है तो वो डगमगा सकता है लेकिन कभी भी गिर नहीं सकता। इस तरीके से आप जो है इसको समझ सकते हैं। दोस्तों याद रखने की ट्रिक बेहद आसान है, आपसे साझा करता हूँ। दोस्तों सम जब आप करते हैं तो सारी चीज़ें क्या करते हैं? सम जो है जब आप करते हैं तो सारी चीज़ें क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो सारी चीज़ों को जोड़कर एक मेन चीज़ बनाना जो है उसी को जो है सम बोला जाता है। कि मेरे पास 10 हैं, फिर 20 हैं, फिर 30 हैं, तो आपने इन तीनों का सम किया और इनको फाइनल जो निचोड़ है वो आपके पास कितना आ गया? 60 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, सम एंड सब्सटेंस। सम का मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक मेन चीज़ बना लेना। ईडियम याद हो गया है, चलते हैं अगले ईडियम की तरफ। एज द क्रो फ्लाइज। दोस्तों इस ईडियम का मतलब होता है स्ट्रेट यानी कि सीधा। एज द क्रो फ्लाइज मतलब स्ट्रेट यानी कि सीधा। दोस्तों यहाँ पर अपन ने सेंटेंस क्या बनाया है थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपन ने लिखा है माई हाउस इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेशन एज द क्रो फ्लाइज। कि मेरा घर जो है वो स्टेशन से अगर आप बिल्कुल सीधे चलेंगे तो वहाँ से आपको 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है और सीधा आपको मेरा क्या मिल जाएगा? घर मिल जाएगा। दोस्तों याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है, बहुत ही इजी ट्रिक है। आप इसको याद रखिए इस तरीके से कि क्रो जो कि कौवा होता है वो हमेशा बिल्कुल कैसे फ्लाई करता है? कैसे फ्लाई करता है? सीधी सीधी लाइन में क्या करता है? फ्लाई करता है। सीधी सीधी लाइन में कौन फ्लाई करता है? क्रो। तो आप इस तरीके से याद रखिए कि एज द क्रो फ्लाइज। क्रो यानी कौवा कैसे फ्लाई करता है? सीधा सीधा। तो एज द क्रो फ्लाइज मुहावरे का अर्थ हो गया स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ईडियम नंबर 19, ए बेटर पिल टू स्वेलो। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, स्पेलिंग यहाँ गड़बड़ हो गया दोस्तों। ये यहाँ पर ई नहीं है, आई है, बिटर है, ठीक है। यहाँ पर तो ठीक है। तो दोस्तों इस ईडियम का मतलब क्या है? ए बिटर पिल टू स्लो समथिंग अनप्लीजेंट टू एक्सेप्ट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपको दुख देगी, पीड़ा देगी, उसको स्वीकार करने में, ठीक है। तो सेंटेंस अपन ने क्या लिखा? द न्यू पोस्टिंग टू हिम वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो बट ही हैड नो चॉइस। कि उसको जो नई पोस्टिंग मिली थी वो जो है उसको वो भाई नहीं, उसको वो अच्छी नहीं लगी, ही वॉज नॉट हैप्पी।
लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसे वो जो है स्वीकार करनी पड़ी। भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और अगर आपको पोस्टिंग चेन्नई मिल गई तो चेन्नई भी जाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि भाई मुझे चेन्नई पसंद नहीं है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट कि भाई कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुशी नहीं दे रही है लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसके लिए बोला जाता है ए बिटर पिल टू स्वेलो। दोस्तों याद रखने की ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मिली है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, और पिल का मतलब होता है टैबलेट। पिल का मतलब क्या होता है, टैबलेट। और स्वेलो का मतलब होता है दोस्तों निगलना, स्वेलो का मतलब होता है निगलना। तो दोस्तों कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, हमारा हेल्थ ख़राब हो जाता है, तो हमें टैबलेट लेनी पड़ती हैं। टैबलेट कैसी होती हैं, कड़वी, लेकिन हमें ना चाहते हुए भी वो कड़वी टैबलेट खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता, हमें ठीक होना होता है। तो हमारे पास रास्ता केवल यही है कि वो कड़वी दवाई लेकर के हम लोग ठीक हो जाए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोस्तों कि आपको डॉक्टर ने एक कड़वी दवाई दे दी है निगलने के लिए, ठीक है, आपको पसंद नहीं है लेकिन चॉइस नहीं है, ठीक होना है तो वो गोली आपको खानी पड़ेगी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी के साथ अंतिम ईडियम आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कॉग इन द मशीन। ईडियम का मतलब है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ बिग एंटरप्राइज। किसी बड़ी कंपनी का महत्वहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के अंदर जो है महत्वहीन है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अ कॉग इन द मशीन। दोस्तों सेंटेंस अपन ने क्या बनाया, ही इज जस्ट अ कॉग इन द कंपनी, कि कोई व्यक्ति है वो कंपनी में क्या है, केवल एक अनइम्पॉर्टेंट पर्सन है, महत्वहीन पर्सन है, उसका कंपनी में कोई रोल नहीं है, कंपनी में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया है। लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।